मेरा नाम महानूर है। अफ़ान से मेरी मुलाकात एक शादी की तकरीब में हुई थी। मुझे वैसे शादी ब्याह में जाने का कोई ज़्यादा शौक नहीं था, मगर ये शादी मेरी दोस्त की थी। उसने बहुत प्यार से मुझे बुलाया था और फिर मैं उसे इनकार कैसे कर सकती थी। जब भी मैंने जाने की हामी भर ली थी। मन्नत से मेरी काफ़ी पुरानी दोस्ती थी। हम कॉलेज में एक साथ थीं और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी भी हमने साथ ही पढ़ी थी, इसलिए हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। उसकी शादी उसके कज़न से हो रही थी। मंगनी तो उसकी काफ़ी पहले की हुई थी और अब पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी रखी गई थी, जहाँ मेरा जाना लाज़मी करार दिया गया था। सारी शॉपिंग मैंने खुद उसके साथ करवाई थी और अपने लिए भी 2-3 जोड़े खरीद लिए थे। आज उसकी मेहंदी की रस्म थी। अम्मी का कहना था कि वो बस बारात के फंक्शन में ही साथ चलेंगी, अभी मैं अकेली ही चली जाऊं। मैंने अपनी तैयारी की थी और बाबा मुझे छोड़ आए थे। वहीं मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ गई जो बार बार मुझे ही देख रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि वो इस तरह से मुझे क्यों देख रहा था। अक्सर ऐसी तकरीबात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों को देखते हैं, मगर उनके देखने के अंदाज से अंदाजा हो जाता है कि वो किस नज़र से देख रहे हैं। जबकि उस लड़के के देखने का अंदाज अजीब या बुरा नहीं था। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए इज्जत और एहतराम देखा था। जब भी उसका देखना शायद मुझे बुरा नहीं लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। फंक्शन में मौजूद बहुत सारी लड़कियों की नज़रें उस पर थीं। कोई उसे देखकर सरगोशियों में बातें करती, तो कोई उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती, मगर वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। वो तो जैसे अपनी ही किसी दुनिया में गुम था। बस कभी कभी नज़र उठाकर मुझे देखता और फिर अपने फ़ोन में लग जाता। सारे फंक्शन में ही मैंने उसे नोट किया था। वो अचानक उठा और एक आखिरी नज़र मुझ पर डालकर वहां से चला गया था। उसके बाद वो मुझे कहीं नजर नहीं आया था। मतलब वो अपने घर वापस जा चुका था। मैं भी फिर अपनी दोस्तों के साथ बातों में लग गई थी और इसी तरह वक्त का पता ही नहीं चला था कि काफी रात गुजर गई थी। मन्नत और उसकी अम्मी के कहने पर मैं वहीं रुक गई थी और सोचा था कि सुबह ही बाबा को कहूंगी कि वो मुझे लेने आए। अब इतनी रात में वो कहाँ आते मुझे लेने। यही सोचकर मैंने अम्मी को बता दिया था कि मैं आज रात यहीं रुकने वाली हूँ मन्नत के साथ, और सोचा था कि आज की रात है, बातें भी करेंगे। बस जो आधी रात बज गई थी वो सारी बातों में ही गुजरी थी। अगले दिन बारात का फंक्शन था। फंक्शन रात का था, इसलिए अभी मैंने घर जाने का सोचा था और बाबा को फोन किया था कि वो मुझे लेने आ जाएं। कुछ ही देर गुजरी थी जब बाबा मुझे लेने आ गए थे, जबकि मन्नत का कहना था कि मैं यहीं रुकूं और उसके साथ ही पॉलर जाऊं, मगर मुझे अभी घर जाना था, इसलिए मैं उसे माजरत करती उसके घर से निकल आई थी। बाहर अब्बा मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उनके साथ घर आ गई थी, मगर सारा वक्त वही इंसान मेरी आंखों के सामने रहा था। उसका देखना, मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह से तालीम हासिल की थी और हर जगह ही मेरा लड़कों से सामना हुआ था, मगर मुझे कभी किसी में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। हालांकि एक दो लोगों ने अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया था, मगर मैं कोई जवाब नहीं दिया करती थी। कभी मैंने किसी को अपने जहन पर सवार होने ही नहीं दिया था। अपने काम से काम रखती थी, मगर वो इंसान एक ही दिन में क्यों, मुझे बार बार याद आ रहा था। उसका ख्याल मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। खैर, उसे एक तरफ करती मैं घर आई थी और रात के फंक्शन की तैयारी करने लगी थी। अम्मी और अब्बा भी मेरे साथ जा रहे थे। हम लोग तैयार होकर घर से निकल आए थे और कुछ ही देर में शादी हाल पहुंच गए थे। वहां आकर अम्मी और बाबा सबसे मिलने मिलाने में मसरूफ हो गए थे। मैं भी अपनी दोस्तों को ही तलाश कर रही थी, जब मेरी नजर आज फिर उसी लड़के पर गई जो कल मुझे देख रहा था। आज भी वो अपने इर्द गिर्द से बेखबर मुझे ही देख रहा था। मुझे डर था कि कोई देखकर गलत ना समझे, इसलिए मैं फौरन वहां से हट गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप की इज्जत पर कोई भी हर्फ आता। आज तक मैंने उनकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी थी, कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की थी। मैं फौरन ही अपनी जगह से हटी थी
और बाकी लोगों की भीड़ में मिल गई थी। उसके बाद मैंने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा था। इसी तरह सारा फंक्शन पूरा हुआ था और फिर हम घर की तरफ चल पड़े थे। इस सारे वाक़ये को काफ़ी दिन गुज़र गए थे। उसके बाद मुझे वो लड़का कभी नज़र नहीं आया था। मैं भी अब उसे भूल ही गई थी, मगर कभी-कभार उसकी याद आ जाया करती थी। उसका वो देखना मुझे याद आया करता था। वक़्त गुज़रता गया था और फिर एक दिन कुछ लोग हमारे घर मेरे रिश्ते के लिए आए थे। हमारे लिए वो लोग अनजान थे। आज से पहले कभी उनको नहीं देखा था, ना गली में, ना ही कहीं और। मगर अम्मी और बाबा ने उनको अंदर बिठाया था और बातचीत की गई। जब उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी दोस्त की शादी में देखा था मुझे और अपने बेटे के लिए पसंद किया था, उस वक़्त मुझे मालूम नहीं था कि उनका बेटा कौन था। मगर फिर जब बात कुछ आगे बढ़ी तो पता चला कि उनका बेटा वही लड़का था जिसे पूरी शादी में मैंने नोट किया था, तो उसी ने रिश्ता भेजा था। मुझे कुछ-कुछ समझ आने लगी थी। अच्छे लोग थे। अम्मी और बाबा को लड़का भी अच्छा लगा था, तो उन्होंने हाँ कर दी थी। मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। वो लड़का जाने क्यों मुझे अच्छा लगा था, जब भी मैंने भी हाँ कर दी थी और फिर इस तरह मेरी आफ़ान से शादी हो गई थी। वो बहुत अच्छा इंसान था, मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा दिल का अच्छा और नरम मिजाज इंसान था। मैं खुश थी कि वो मिला था। वो मेरा बहुत ख्याल करता था। रोज़ रात को मुझे समंदर किनारे ले जाया करता था। हम वहाँ पर काफ़ी वक़्त गुज़ारते थे, बहुत सारी बातें करते, एक-दूसरे के बारे में जानते थे। सब कुछ ठीक और अच्छा था, मगर एक चीज़ कुछ अजीब-सी थी। एक जगह पर मिट्टी कुछ काली-काली सी थी। मेरे शौहर वहाँ जाकर कुछ लिखते और फिर मुस्कुराने लगते थे। मेरे पूछने पर बात को टाल देते। मैं भी ज़्यादा कुछ पूछती नहीं थी। हम दोबारा से अपनी बातों में लग जाया करते थे। रोज़ ही ऐसा होता था। वो एक कोने में जाते, जहाँ मिट्टी कुछ काली सी थी, वहाँ कुछ लिखते और फिर मुस्कुराने लगते थे, मगर मेरे पूछने पर कुछ नहीं बताते थे। और फिर 4 दिन बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। उसके इस तरह से अचानक चले जाने का सदमा बहुत ज़्यादा था। काफ़ी दिन तक मैं अपने होशो-हवास में नहीं रही थी। एक अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया और कुछ ही दिनों में वो मुझसे दूर हो गया था। वो बहुत अच्छा था। वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकता था? कुछ दिन इसी तरह गुज़रे थे। मैं हर वक़्त उसे याद करती थी। कभी उसकी चीज़ें देखती, कभी उसकी और अपनी शादी की तस्वीरें देखती और फिर रोने लगती थी। मुझे उससे मोहब्बत थी। उसके जाने के बाद भी वो मोहब्बत कम नहीं हुई थी। काफ़ी दिन बाद मैं अपने होशो-हवास में आई थी, मगर अभी भी दिल उसके जाने का मानता ही नहीं था। लगता था जैसे वो अभी आ जाएगा। वो गया ही नहीं है, मुझे छोड़कर आ जाएगा वो कहीं न कहीं से, मगर वो मेरा ख़्याल ही था। जाने वाले कहाँ वापस आते हैं, वो तो चले ही जाते हैं। हमें तन्हा और अकेला छोड़कर हमारे ऊपर क्या गुज़रेगी, कहाँ सोचते हैं। एक रात मुझे अपने शौहर की बहुत याद आई और मैं चुपके से घर से निकल आई थी। मुझे याद था तो बस इतना कि वो मुझे समंदर किनारे लेकर जाया करता था। मैं भी चुपके से अपने घर से निकलकर समंदर किनारे आई थी। उसे याद करते-करते मुझे वो जिस जगह लेकर आया था, मैं वहीं आ गई थी और आकर बैठ गई थी। काफ़ी देर इसी तरह बैठे-बैठे गुज़री थी और फिर अचानक मेरी नज़र उसी जगह पर गई, जहाँ मेरा शौहर जाकर कुछ लिखता था और फिर मुस्कुराने लगता था। मैं भी वहीं गई थी और अपने शौहर का नाम लिखने लगी थी। फिर अचानक कुछ सोचकर मैंने वो मिट्टी खोदनी शुरू कर दी थी और ये देखकर मेरी जान निकल गई थी कि अंदर तो मेरे शौहर की घड़ी मौजूद थी, जो मैंने उसे तोहफ़े में दी थी। वो घड़ी तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो तो उसे हमेशा अपने पास ही रखता था। तो फिर वो यहाँ कैसे आई थी? क्या वो यहीं कहीं मौजूद था? मगर वो कैसे आ सकता था? वो तो मुझे छोड़कर जा चुका था, तन्हा, वो भी हमेशा-हमेशा के लिए। मैं उस जगह से उठकर वापस जाने के लिए जैसे ही पलटी थी, मेरी नज़र वापस उसी जगह पर गई थी, जहाँ से मुझे वो घड़ी मिली थी। अब वहाँ कुछ और भी चमक रहा था, मतलब वहाँ पर कुछ और भी मौजूद था। मैंने झुककर गौर से देखा तो समझ नहीं आई और फिर मैंने हाथ बढ़ाकर उस चीज़ को उठाया था। वो भी एक घड़ी थी, मगर वो किसी मर्द की नहीं थी। उसे देखकर लग रहा था कि ये किसी औरत की थी।
اس کا ڈیزائن اور سائز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی عورت کی ہی تھی، مگر وہ میری تو نہیں تھی، پھر کس کی تھی؟ اس گھڑی کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے کافی وقت سے یہاں پر چھپایا گیا تھا۔ وہ نئی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی، مٹی میں پڑے رہنے سے وہ خراب ہو چکی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دونوں گھڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں۔ میں ان کو لے کر گھر آ گئی تھی اور ان دونوں گھڑیوں کو سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دن اسی طرح اور گزر گئے تھے۔ میں اس سارے واقعے کو بھولنے لگی تھی۔ کچھ دن تو میں نے سوچا تھا کہ وہ گھڑی آخر تھی کس کی، مگر پھر سوچا کہ شاید کسی کی گم ہو گئی ہو، گر گئی ہوگی، جبھی زمین میں دب گئی ہوگی۔ اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، نہ ہی اتنا سوچنے والی کوئی بات تھی۔ میں خواہ مخواہ اتنا سوچ رہی تھی، اس لیے اب میں نے سوچنا چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں لگا لیا تھا۔ میرے امی اور ابا مجھے ملنے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کے جانے کے بعد اب میرا یہاں کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آئے تھے، مگر میں وہ گھر کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ وہاں اگر وہ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ اس کی یادیں تو موجود تھی نا، اور میرے پاس تو اب باقی کی زندگی گزارنے کے لیے یہی یادیں ہی تو تھیں۔ میں کیسے یہاں سے جا سکتی تھی؟ میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ امی نے بہت کہا اور ابا نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت میں کچھ سمجھنے کی حالت میں تھی ہی کہاں۔ اور جب ابا نے دیکھا کہ ان کا کہنا بیکار ہے، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، تو انہوں نے اماں سے کہا کہ وہ مجھے ابھی یہیں رہنے دیں، کچھ وقت گزر جائے پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ میری ساس نے بھی امی اور ابا سے کہا کہ وہ مجھے ابھی یہیں چھوڑ جائیں، شاید ان کو بھی ابھی میری ضرورت تھی، اس لیے امی اور ابا مجھے وہیں میرے سسرال ہی چھوڑ گئے تھے اور خود واپس گھر چلے گئے تھے۔ کچھ دن لگے تھے مجھے سنبھلنے میں اور پھر میں نے خود کو مضبوط بنایا تھا۔ میرے شوہر کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو کہ کچھ سال پہلے دل کے مرض کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسا تھا، اور پھر اس کے جانے کے بعد وہ اکیلا ہی اپنے ماں باپ کے پاس رہ گیا تھا۔ اس کے بھائی کی اس طرح موت نے ان کے ماں باپ کو بہت بڑا صدمہ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت دکھی اور غمگین رہنے لگے تھے۔ میرے شوہر نے ہر ممکن کوشش کی تھی ان کو اس صدمے سے نکالنے کی، اور پھر جب ہماری شادی ہوئی تھی اس وقت انہوں نے مجھ سے صرف ایک وعدہ لیا تھا کہ میں ان کے ماں باپ کا خیال اسی طرح رکھوں جیسے اپنے ماں باپ کا رکھتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے چھوٹے بھائی اور پھر اپنے ماں باپ کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بتایا تھا، اور اس دن کے بعد سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ان کو خوش رکھ سکوں، ان کو دکھ سے نکال سکوں۔ میری ساس ایک اچھی خاتون تھی، وہ بہت کم بولا کرتی تھیں، مگر مجھ سے جب بھی بات کرتی پیار سے کرتی تھیں، اور اب میرے شوہر کے جانے سے تو وہ بالکل ہی ٹوٹ گئی تھیں۔ میری ساس اور سسر دونوں ہی چپ چپ رہنے لگے تھے۔ وہ نہ تو کسی سے کوئی بات کرتے تھے اور نہ ہی اپنا خیال رکھتے تھے، اس لیے مجھے ان کی خاطر ہمت کرنی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، مجھے اس کے جانے کے بعد بھی اپنا اس سے کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں اپنے گھر نہیں آ گئی تھی، میں وہیں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ ان کا جتنا ہو سکے خیال رکھ سکوں۔ ان کے سامنے میں نے کبھی خود کو کمزور پڑنے نہیں دیا تھا، مگر ایسا نہیں تھا کہ مجھے کبھی اپنے شوہر کی یاد نہیں آئی تھی۔ مجھے وہ ہر پل ہر لمحہ یاد آتا تھا، کبھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی لمحہ اس کی یاد سے غافل گزرا تھا۔ میں رات رات بھر کمرے میں اس کی چیزوں کو دیکھ کر روتی اور پھر کب روتے روتے میں سو جایا کرتی تھی۔ اب تو یہی زندگی تھی، ایسے ہی شاید ساری زندگی گزرنی تھی۔ امی اور ابا آیا کرتے تھے مجھ سے ملنے اور مل کر واپس چلے جایا کرتے تھے۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کا نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس لیے وہ مجھے کہہ کر نہ میرا موڈ خراب کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ مایوس ہونا چاہتے تھے۔ جب بھی وہ خاموش ہی رہتے تھے اور بس مل کر چلے جایا کرتے تھے۔ میری ساس مجھے کچھ نہ کہتی تھیں، ان کا تو کہنا تھا کہ میں چاہوں تو یہاں رہوں اور اگر چاہوں تو اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ ان کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میں اپنی خوشی سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا، میرے اپنے ماں باپ سے زیادہ ان کو میری ضرورت تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی، اور اب یہی میری زندگی کا مقصد تھا
क्योंकि अगर मैं उनको छोड़कर चली जाती तो वो जीते जी मर जाते। उनके पास जीने की क्या वजह बची थी? और अब अगर मैं भी छोड़ जाती तो वो क्या करते? जब भी मैं उनके पास रहती थी और उनको छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं उनको अपने माँ-बाप ही समझती थी और हर तरह से उनका ख़्याल रखने की पूरी-पूरी कोशिश किया करती थी। वो अब पहले से कुछ बेहतर थे, मेरे होने से वो जीने लगे थे, कभी-कभार मेरे साथ हँस भी लिया करते थे। हम लोग एक साथ बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं थे, मगर पुरसुकून ज़रूर थे। वो मुझसे प्यार करते थे, उन्होंने मुझे अपनी बेटी ही समझा था और अब भी वो मुझे अपनी बेटी ही बनाकर रखे हुए थे। बेटे चले गए थे तो क्या हुआ? एक बेटी तो थी ना उनके पास, मेरी सूरत में, और यही वो बात थी जिसने उनको ज़िंदा रखा हुआ था। एक दिन मैं अपने कमरे में कुछ तलाश कर रही थी, जब मेरी नज़र मेरे शौहर की अलमारी पर गई थी। उसके जाने के बाद मैंने कभी उसको खोला नहीं था। एक दिन खोला था और देखकर वापस बंद कर दिया था। आज दिल कर रहा था कि उसकी चीज़ों को देखूं, इसलिए मैंने उस अलमारी को खोला था और उसके कपड़े देखने लगी थी। साथ ही साथ मेरी नज़र उसके बाकी सामान पर भी गई थी। उसके परफ्यूम और बाकी चीज़ें भी मौजूद थीं। जब मुझे वहाँ एक घड़ी मिली थी और वो घड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुझे उस रात समंदर के किनारे से मिली थी, मगर वो किसी औरत की मालूम होती थी और ये मेरे शोहर की थी, मगर थी वो दोनों एक ही जैसी। क्या ये कोई इत्तेफाक था या कुछ और था? मुझे नहीं पता था। मैंने वो घड़ी हाथ में ली और अलमारी को बंद कर दिया था। मैंने वही घड़ी जो मुझे वहां से मिली थी, उसे और अपने शोहर की घड़ी को एक साथ रखा था और वो दोनों एक ही जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही साथ खरीदी गई थी और एक ही जगह से खरीदी गई थी। लेकिन अगर ऐसा था तो वो फिर ये किसकी घड़ी थी? कौन थी वो? यही सवाल मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था, मगर ये इत्तेफाक भी हो सकता है। यही सोचकर मैंने उन दोनों को साथ ही दराज में रख दिया और अपने काम में लग गई थी। मेरे कमरे के साथ ही मेरे शोहर की एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। उनको किताबों का बहुत शौक था। वो अपने फ्री वक्त में किताबें पढ़ा करते थे। काफी दिन से वहाँ की सफाई नहीं हुई थी, इसलिए मैंने सोचा था कि आज वहाँ की सफाई कर देती हूँ। मेरा वहाँ बहुत कम ही जाना होता था। मुझे किताबों से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ कम ही जाया करती थी। आज भी सफाई करने की गर्ज से मैं वहां गई थी और किताबें उठा उठा कर साफ कर रही थी कि अचानक एक किताब जैसे ही मैंने उठाई थी तो उसमें से कुछ गिरा था। क्या गिरा था मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था कि जैसे किताब का कोई वर्क नीचे गिर गया था, मगर जब मैंने देखा तो हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि वो कोई और पेपर नहीं था, वो एक तस्वीर थी। मैंने उसे उठाकर देखा तो वो तस्वीर किसी लड़की की थी। वो लड़की कौन थी? पहला सवाल यही मेरे जहन में आया और फिर एक के बाद एक कई तस्वीर मुझे उस लड़की की मिली थी। मैंने वो सारी तस्वीर इकट्ठी कर ली थी और सोचा था कि अपनी सास से इसके बारे में पूछूंगी, और मैंने ऐसा ही किया था। मौका देखते ही मैंने अपनी सास को वो तस्वीर दिखाई थी और उनसे पूछा था कि वो लड़की कौन थी। पहले तो वो इन तस्वीरों को मेरे हाथ में देखकर खामोश हो गई थी। फिर उन्होंने मुझसे ही सवाल किया था कि मुझे ये कहाँ से मिली थी। उनके पूछने पर मैंने बता दिया कि ये सब मुझे मेरे शोहर की किताबों से मिली थी। कुछ देर वो खामोश रही थी और फिर बोली थी कि ये उनकी एक दोस्त की बेटी थी। मेरे शोहर के लिए इसका रिश्ता आया था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। उस वक्त मेरी सास ने ही दिखाने के लिए तस्वीरें उनको दी थी, जो शायद वो अपनी किताबों में ही रखकर भूल गए थे। मुझे उनकी बात पर हैरत हुई कि शादी के लिए तो एक तस्वीर ही दिखाई जाती है, एक ही काफी होती है। इतनी सारी तस्वीर कौन देता है? मगर उस वक्त मैं खामोश ही रही थी। उनसे कोई भी और सवाल मैंने नहीं किया था और वो सारी तस्वीर मेरी सास ने मुझसे लेकर अपने पास ही रख ली थी। मैंने भी सब उनको दे दी थी। वैसे भी मुझे क्या करना था? अगर मेरा दिल उनकी बात को मान भी लेता, मगर मेरा दिमाग इस चीज को मानने से क्यों इनकार कर रहा था कि बात कुछ और ही थी। इस सब के पीछे जैसे उन्होंने कहा था वैसा कुछ भी नहीं था, मगर वो क्यों मुझसे झूठ बोलेंगी? हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, वो रख कर भूल गए होंगे और फिर शायद उन्होंने कभी वो किताब खोली ही ना हो। ये भी तो मुमकिन था। मैंने अपने आप को हर उस तरीके से समझाया था जिससे किसी को समझाया जा सकता था। फिर दो एक जैसी घड़ियां, क्या वो भी इत्तेफाक था? और फिर मेरे शोहर का उस जगह जाकर मुस्कुराना, क्या वो भी सब इत्तेफाक ही था?
इतनी सारी चीजें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती थी। कोई बात तो थी जो इन सब ने मुझसे छुपाई हुई थी, और वो क्या थी ये मुझे खुद जानना था। मुझे यकीन था मेरी सास मुझे सबके बारे में कुछ नहीं बताएंगी, और उनसे अब मजीद कुछ पूछना भी ठीक नहीं था। खुद ही इस कहानी को पूरा करना था। इसके पीछे का राज और वजह जानकर मैंने अपने कमरे की एक एक चीज इधर से उधर करके देखी थी, मगर कुछ और नहीं मिला था। यही सोचकर मैंने लाइब्रेरी की भी किताबें देखी, और तकरीबन हर जगह जहाँ से कुछ मिल सकता था, मगर मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला था। और मैंने इन सब बातों को अपना वहम समझकर छोड़ दिया। अब ना तो मैं ऐसा कुछ सोचती थी और ना ही कुछ तलाश करने की कोशिश करती थी। सब कुछ अपना वहमो ख्याल समझकर भूल गई थी। दिन गुजरते जा रहे थे, और अब हम लोग अपनी जिंदगी की तरफ कुछ हद तक वापस आ गए थे। मैं अपनी सास ससुर के साथ खुश थी, उनकी खिदमत करती थी, और वो भी बदले में मुझसे बेटियों की तरह मोहब्बत करते थे और ढेरों दुआएं दिया करते थे। घर के कामकाज में भी दिन गुजर जाया करता था। फिर भी रात को भी नींद नहीं आती थी, तो मैं अपने शोर की लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने लग जाती थी। मुझे अब भी किताबें पढ़ने का शौक हो गया था, और रात देर तक मैं किताबें पढ़ती रहती थी, जब तक मुझे नींद ना आती। और फिर पढ़ते पढ़ते कब आंख लग जाती कुछ पता ही नहीं चलता था। इसी तरह दिन में भी पढ़ने के लिए कोई किताब ढूंढ रही थी, जब मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी थी। वो किताब नहीं थी, बल्कि एक डायरी थी। मैंने उसे उठाकर देखा तो वो मेरे शोहर की थी, उसी की लिखाई थी। उसका लिखा हुआ मैं सब कुछ एक तरफ करती उससे वहीं बैठकर उसे पढ़ने लगी थी, जिसमें उन्होंने अपने माजी के बारे में कुछ लिखा हुआ था। वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। वो थी ही मोहब्बत के काबिल, तो क्या ना की जाती उससे मोहब्बत। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, सिर्फ शक्ल से ही नहीं दिल से भी। और जो लोग दिल से खूबसूरत होते हैं उनकी तो बात ही अलग होती है। वो भी अलग थी, सबसे अलग। या फिर उसे लगती थी महबूब हमें सबसे अलग ही लगता है, उसकी तो हर बात ही अच्छी और प्यारी लगती है। उसे भी लगती थी वो उसकी जिंदगी थी, जिसके बगैर वो जीने का सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ वो ही नहीं, वो भी तो उससे प्यार करती थी, उतना ही जितना वो करता था, शायद उससे भी ज्यादा। वो तो उसके लिए सब कर सकती थी, सब छोड़ सकती थी। वो उसकी जिंदगी का नूर थी, जिसके आने से उसकी जिंदगी में रोशनी आई थी। अफान का छोटा भाई जब इस दुनिया से गया, उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अपने जान से प्यारे भाई के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला रह गया था। उसका भाई ही तो सब कुछ था उसके लिए, और वो अपनी हर बात उसी से तो करता था। वो अफान का दोस्त भी था और भाई भी। उसके होते हुए उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ी थी। और फिर इस तरह उसके चले जाने से सबसे ज्यादा अफान की तो जिंदगी मुतासिर हुई थी। वो अकेला रह गया था, उसका भाई नहीं दोस्त भी चला गया था। जब भी वो चुप रहने लगा था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, और ना ही कहीं जाता था। बस यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी, यही थी उसकी बेरंग जिंदगी, जिसे नूर ने आकर रोशन किया था। उसकी जिंदगी में रंग भरे थे, उसे फिर से जिंदगी की तरफ गामजन किया था, उसे फिर से जीना सिखाया था। वो दोनों यूनिवर्सिटी में ही मिले थे। आफान उसका सीनियर था, वो नई आई थी, जिसे यहाँ के माहौल और लोगों का पता नहीं था। इसीलिए वो हर बार अफान से मदद मांगती थी किसी भी काम में, और अफान उसकी मदद कर दिया करता था, ये सोच कर के वो नई आई है और ऊपर से छोटी और बेवकूफ भी थी। फिर इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। नूर अपनी बेतुकी बातों से अफान को खुश रखती थी, वो उसके साथ खुश रहता था, वो उसे अच्छी लगने लगी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पसंदीदगी मोहब्बत में बदल गई थी। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो कभी कभार समंदर के किनारे जाया करते थे। उसे अपने और अफान का नाम रेत पर लिखना बहुत पसंद था। जब भी वहां जाती ऐसा ही करती थी, जबकि अफान को उसकी इस बात पे कोई हैरत नहीं हुई थी कि वो हर बार ऐसा क्यों करती थी। उसने अफान की सालगिरह पर उसे तोहफा दिया था, घड़ी दी थी, और खुद भी वैसी ही घड़ी उसने ली थी जो कि वो पहन कर रखती थी, और अफान की मोहब्बत की निशानी थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो भी ऐसी ही थी। और फिर एक दिन उसे क्या हुआ कि उसने अपनी घड़ी उतार वहां जमीन में दफन कर दी थी, और कहा था कि अगर कभी वो उसके साथ ना हुई तो वो यहाँ आ जाया करे, वो उसे यहाँ मिला करेगी। और उसके बाद वो उसी जगह पर दोनों के नाम लिखा करती थी। सब कुछ ठीक था, वो उससे मिल सकती थी, मगर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। उसके घर वाले इस रिश्ते से राजी थे, और अफान के घर वाले भी राजी थे।
ان کی منگنی ہوئی تھی اور وہ دن بہت خوبصورت اور خوش نصیب تھا۔ اس نے جسے چاہا تھا اسے پا لیا تھا، وہ اسے مل گئی تھی اور اسے یہی لگا تھا، مگر وہ غلط تھا۔ وہ اسے کہاں ملی تھی؟ ابھی ہاں وہ اس کے نام ہوئی تھی، مگر ابھی ملی تو نہیں تھی، ابھی ان کا ملنا باقی تھا اور وہ ملنا ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ ان کی شادی ہونے سے پہلے ہی ایک کار حادثے میں وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے کسی بہت اپنے کو کھویا تھا، اس کا جینا اسے پھر سے توڑ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو دوبارہ سے جوڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد وہ اکیلا سمندر پر جایا کرتا تھا اور اپنا اور اس کا نام اسی جگہ پر لکھا کرتا تھا، اور اسے آج بھی یاد تھا۔ وہ اسے کبھی بھولی ہی نہیں تھی۔ یاد تو تمہیں کرتا جب بھولتا، وہ تو اسے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولی تھی۔ اگر وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر یہاں تو کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اپنے شوہر کی ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ اس نے تو مجھ سے پسند کی شادی کی تھی، میں تو اس کی پسند تھی۔ اگر وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا تو مجھ سے محبت کا کیوں کہا تھا؟ ان سب باتوں سے میں بری طرح الجھ چکی تھی۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ تصویر اسی لڑکی کی تھی جو میری ساس نے رشتے کا کہہ کر بات ٹال دی تھی، مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ تو مجھے سب سچ بتا سکتی تھی، مگر انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی۔ کیا اس کو چھپانے کے پیچھے کوئی بڑی وجہ تھی یا پھر کچھ اور تھا؟ اور اس کا جواب وہی دے سکتی تھی۔ اب میرا ارادہ ان سے سچ جاننے کا تھا، اس لیے میں وہاں سے سیدھی ان کے پاس آئی تھی اور ان سے یہ سب پوچھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہاں وہ اسی کی تصویریں تھیں۔ انہوں نے مجھ سے اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ مجھے یہ بات پتہ چلتی۔ مجھے دکھ ہوتا یہ جان کر کہ عفان کسی اور سے محبت کرتا تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ سب چھپایا تھا، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے میں پسند تھی اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی وہ لوگ اس کے کہنے پر ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے تو کیا اس کی پسند بدل گئی تھی مجھے دیکھ کر؟ کیا اس کی محبت اتنی کم تھی کہ کسی اور کو دیکھ کر ختم ہو گئی تھی؟ مگر میری ساس کا کہنا تھا کہ وہ ایسا نہیں تھا، سب لوگ اسے شادی کے لیے مجبور کرتے تھے مگر وہ انکار کر دیا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ اسے سب سے زیادہ میرا نام اچھا لگا تھا، ماہ نور، کیونکہ اس لڑکی کا نام بھی ماہ نور تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ عفان کو مجھ میں وہ دکھائی دیتی تھی، اسے لگتا تھا میں اسی کے جیسی ہوں، اس لیے اس نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی اور اسی لیے وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے اس کی نور واپس مل گئی ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، شاید ایسا ہی تھا، اسے نور مل تو گئی تھی مگر زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اب وہ مجھے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ مجھے سب کچھ سچ جانے کے بعد بھی اس سے اتنی ہی محبت تھی جتنی کہ پہلے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی محبت کوئی اور تھی اور مجھے بس اس کا نعم البدل سمجھا گیا تھا۔ میں تو اس میں بھی خوش تھی کہ چلو اس نے مجھے اس قابل تو سمجھا تھا کہ مجھے اپنی پسند مانتا تھا اور میرے لیے تو یہی بات کافی تھی۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھپایا ضرور تھا مگر اس نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کی تھی۔ وہ ایک اچھا شوہر تھا اور اس سے بھی زیادہ اچھا وہ ایک انسان تھا۔ میں دل سے اس کی عزت اور قدر کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ میری ساس نے اور سسر نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب مزید میری زندگی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی مانا تھا اور اس لیے وہ مجھے اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں مگر مجھے شادی کی ضرورت نہیں تھی، میں خوش تھی اپنی زندگی میں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، سب کچھ تھا میرے پاس۔ مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ کب تک زندہ رہیں گے اور پھر میں کیا کروں گی، کس کے ساتھ رہوں گی؟ کوئی نہ کوئی تو سہارا ہونا چاہیے نا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی میں کتنا وقت رہ سکتی تھی جب تک وہ زندہ تھے، بس اس وقت تک، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ میری زندگی کی یہی فکر ان کو پریشان رکھتی تھی۔ وہ مجھے کسی مضبوط سہارے کو سونپنا چاہتے تھے جو ہمیشہ میری حفاظت کرتا، اور وہ حفاظت ایک شوہر سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بات ٹھیک تھی، میں مانتی تھی، مگر کسی سے بھی شادی کرنا میرے بس میں نہیں تھا، مگر ان کی خوشی کی خاطر میں نے ہاں کر دی تھی اور پھر انہوں نے اپنے ہی خاندان میں اپنے کسی قریبی گھرانے میں میری شادی کروا دی تھی۔ وہاں سب لوگ اچھے تھے، میرا خیال رکھتے تھے اور میرا شوہر وہ بھی اچھا تھا۔
उससे मेरी फिक्र थी, मेरा ख्याल था, मैं भी उसके साथ खुश रहने लगी थी, मगर पुरानी सब बातों को भूल नहीं सकती थी। मैं अफान के अम्मी और अब्बा से भी इसी तरह मिलने जाया करती थी, जैसे अपने माँ बाप से मिलती थी, और वो भी मुझे बेटी की तरह ही प्यार और मान देते थे। वो खुश थे। उनका कहना था कि वो मुझे खुश देखकर खुश रहते हैं, और मैं अपने शोहर के साथ समंदर किनारे जाया करती थी और एक कोने में पड़ी मट्टी पर कुछ लिखकर मुस्कुराने लगती थी।